हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो इस चैप्टर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम लोग फुटबॉल के खेल का एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फुटबॉल के खेल के अपने नियम है, जैसे हर एक खेल के अपने नियम होते हैं वैसे ही फुटबॉल के खेल के अपने नियम है। क्या नियम है? यदि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से अपनी हाथ से नहीं छू सकता है। यदि किसी खिलाड़ी के हाथ में फुटबॉल टच भी हो गया तो क्या हो जाता है? फाउल माना जाता है या गलत माना जाता है, ठीक है। तो फुटबॉल के खेल के क्या है? अपने नियम है। ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में कुछ मूलभूत नियम होते हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी बोर चल रहा है, बोरिंग नई शुरू हुई है। अब कोई भी नियम नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई भी जाएगा और बोरिंग को स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के बाद वो सो जाएगा और पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। तो इसीलिए अब चूंकि बड़े लेवल पे सबको एक नियम में बांध कर रखना पड़ता है कि किसी को परेशानी नहीं हो, तो इसीलिए नियम बनाना पड़ेगा कि भाई साहब इतना से इतना टाइम मोटर चलेगा, उसी में आपको पानी भरना है। समझ में आया? तो नियम इसीलिए होते हैं। क्यों होते हैं नियम? बड़े समाज में अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, ठीक है। अभी देख लो, वो समोसे दुकानदार है, वो अलग भाषा बोलता है, पता नहीं पाकिस्तान से आए हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो एक समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। क्लियर है? वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है कि भाई साहब सारे लोग बताओ कि हमारा समाज कैसे चलना चाहिए, और सारे लोग मिल के कहते हैं हाँ भाई हमारा समाज इस नियम से चलना चाहिए। तो हम लोग फाइनल मुहर लगा देते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जब सहमति बन जाती है कि हमारा समाज इस तरीके से चलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? एक लिखित डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि भाई देखो इस डेट को इस आदमी ने इस नियम पे साइन किए हैं, सभी लोग राजी थे, तो अभी नियम बदलेगा नहीं, हमारा समाज इसी नियम से चलेगा। समझ में आया? तो एक डॉक्यूमेंट बन गया वो। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? जिस दस्तावेज में ऐसे नियम लिखे जाते हैं उस दस्तावेज को ही क्या कहते हैं? संविधान। संविधान में नियम ही नियम लिखे हुए हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। क्लियर है? तो सारे लोग, कोई कहेगा कि नहीं हमारा देश ऐसे चलेगा, कोई कहेगा कि हमारा देश ऐसे चलेगा। तो हमने सबकी रजामंदी से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया, और उसी डॉक्यूमेंट को कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं? संविधान। समझ में आया? तो संविधान के अंदर क्या है? नियम लिखे पड़े हैं कि देश कैसे चलेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये लोग जो बैठे हैं, ये लोग कौन है? संविधान सभा के सदस्य हैं। समझ में आया? देखो, सितंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। कब से शुरू हुआ? 1946 से, दिसंबर 1946 से। क्लियर है? और कब तक बन के तैयार हो गया? नवंबर 1949 को बन के पूरा का पूरा संविधान, नया संविधान तैयार हो गया। क्लियर है? 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। क्लियर है?
जो भी संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो लोग कई उतार चढ़ाव देखे थे और उन लोगों को पता चल चुका था कि ये देश कैसे चलना चाहिए। और वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, संविधान को लिखा। समझ में आया? कितना से कितना टाइम लगा इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक ये लिखा गया था। क्लियर है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछता है। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान है वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे, क्योंकि जो लोकतांत्रिक देश नहीं है उनको भी अपना देश किस तरीके से चलेगा उनका नियम लिखा गया है और उसी को संविधान कहते हैं। समझ में आया? कब नियम, क्यों नियम लिखा गया है कि उनका देश कैसे चलेगा। हो सकता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहते हैं, हो सकता है वो वोटिंग नहीं कराना चाहते हैं, वोट दे के सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहे जैसे भी देश चलाना चाहते हैं कुछ ना कुछ तो नियम है और उस नियम को एक किताब में लिखा गया है और उसी को संविधान कहते हैं। तो केवल लोकतांत्रिक देश में संविधान हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना लोकतंत्र वाले देशों में भी संविधान होते हैं। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपने के अनुसार चला सकते हैं या रच सकते हैं। समझ में आया? जब आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं लोग तो सोचते होंगे ना कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो उसी के अनुसार संविधान लिखा है कि सबके सपने पूरा हो जाए, सबके सपनों का भारत तैयार हो जाए। क्लियर है? अब देखो, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान क्या है? नियमों का समूह होता है देश को चलाने के लिए। क्लियर है? इसके जरिए न केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित कर सकते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा होनी चाहिए। जिस आदर्शों की हमारे देश में रक्षा होना चाहिए वो आदर्श भी संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है? इसके लिए हम लोग एक देश का उदाहरण लेंगे, एक देश के बारे में पढ़ेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि संविधान क्यों जरूरी है। ठीक है? पहले इस पिक्चर के बारे में समझते हैं। ये पिक्चर जो है ये किस चीज को लेके है, ये सारी पिक्चरें किस चीज को लेके है पहले इस पिक्चर के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग पढ़े। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। क्लियर है? 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। यह लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। नेपाल के लोग लोकतंत्र चाहते थे, लेकिन वहां पे लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजा का शासन था। क्लियर है? तो उन्होंने 1990 में क्या किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वो लोकतंत्र 2002 में खत्म हो गया। ठीक है? फिर से सारा काम राजा ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है? अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला था कि माओवादी संगठन क्या करेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, और इसी चलते उन्होंने सेना को अपने ऑर्डर में लिया और देश पे कब्जा कर लिया। फिर से राजतंत्र हो गया। लेकिन पुनः फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए। राजा के साथ एक मतलब जो माओवादी थे वो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर 12 सूत्रीय समझौते 12 समझौते किए और उस पर दस्तखत किए।
इन समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जो समझौता था उससे लोगों को लग रहा था कि अब लोकतंत्र आ जाएगा और फिर से आंदोलन क्या हुआ, तेजी से चलने लगा। अभी तो राजा के हाथ में सरकार है। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर में पहुंच चुका था। 2006 में बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में क्या हुआ, राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। उनको कहना पड़ा कि ठीक है भाई, आप आओ और सरकार बनाओ, अब राजतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, लोकतंत्र बन गया। समझ गए? 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन का कुछ दृश्य ऊपर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो नेपाल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तो पिक्चर के बारे में पढ़े, हम नेपाल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। देखो, हर चीज, दोनों घटनाएं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताजा इतिहास की घटना है। देखो, नेपाल के लोगों ने, जहां पर रेड लाइन देंगे ना, समझ जाना कि इम्पोर्टेंट है। नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान की मंजूरी दी थी। तो अंतरिम संविधान क्यों बनाया गया भाई? संविधान तो नेपाल में पहले से था। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में संविधान पहले से था, उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ समय पहले तक नेपाल राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। वहां पे राजा का शासन था। राजतंत्र मतलब राजा का शासन, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। ठीक है, 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। 1990 में जो संविधान बना था वो क्या बताया कि शासन व्यवस्था किसके हाथ में होगी? राजा के हाथ में होगी। लेकिन नेपाल के कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, नेपाल को राजतंत्र से मुक्त कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप क्या हुआ, 2006 में आखिरकार उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने यह नया संविधान बनाया। क्योंकि नया नियम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, पहले राजतंत्र था तो अलग नियम थे, तो अलग संविधान था। अब लोकतंत्र हो गया तो अलग नियम होंगे, तो अलग संविधान लिखना पड़ेगा। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे। वे चाहते थे जिनके लिए वे लड़ते रहे हैं। मतलब इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो उस संविधान में वो नियम नहीं थे जो होने चाहिए थे, इसीलिए इन्होंने नया संविधान लिखा। अब देखो, जिस तरह फुटबॉल की खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। समझ में आया? अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में नियम हमने बदल दिया कि भाई हाथ से बॉल छुओगे तो फाउल नहीं होगा, तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। समझ में आया? तो नेपाल में पहले क्या था? राजतंत्र था, अब हो गया लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जब व्यवस्था पूरी बदल गई तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, इसके लिए नया संविधान लिखना पड़ेगा। और यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए नया संविधान अपनाया। कब अपनाया? 2015 में। यह पूछ भी सकता है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना।
देश में चुनाव कैसे होंगे, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन व्यवस्था का बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगी। लेकिन जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया को और नियम को तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। ठीक है, अब संविधान के अनुसार ही नियम बनेंगे, तो संविधान में कौन लेंगे? राजा और मंत्री परिषद लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। क्लियर है? ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। ये नहीं कि सत्ता हाथ में आई और बिल्कुल उसका दुरुपयोग करने लगे। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय ही संविधान में मिलता है। मान लो कि तुमने किसी को शासन व्यवस्था दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर अब तुम क्या करोगे? तो उसके लिए भी नियम लिखे गए हैं कि फिर जनता के हाथ में कौन सा नियम होता है कि बचाया जा सके जनता को। नेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। यदि सत्ता गलत हाथ में चली गई, गलत लोगों के हाथ में चली गई, तो जनता के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसीलिए संविधान में नियम लिखे गए हैं कि फिर जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो सत्ता गलत हाथ में जाने से पब्लिक कैसे फंस सकती है? बिल्कुल आम पब्लिक, बिल्कुल अच्छी पब्लिक। देखो, एक चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखो, एक सुरेश नाम का लड़का है जो अपनी क्लास में मॉनिटर है, लेकिन वो दबंग किस्म का लड़का है और इसी चलते उसको उसके दोस्त पसंद नहीं करते थे। श्रीमती राव क्लास टीचर थी, उनको कहीं बाहर काम से जाना था, तो उन्होंने सुरेश को बोल दिया कि तुम मॉनिटर हो, तुम क्लास की निगरानी रखना। लेकिन सुरेश ने सोच लिया कि आज अनिल को फंसाएंगे, आज अनिल को परेशान करेंगे। ठीक है, तो उसने अनिल को धमकाना शुरू कर दिया कि अनिल, आज मैं मैडम से, राव से, मैं तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। देखो, ये सुरेश है और ये अनिल है। तो अनिल कहता है, लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तब तक श्रीमती राव आ जाती है। तब तक ये अनिल क्या कहता है? देखो, सत्ता गलत हाथ में होने से क्या होता है, ये सत्ता गलत हाथ में है। तो अनिल ने क्या किया? सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने शिकायत कर दिया कि जब आप बाहर गई हुई थी तो अनिल जोर जोर से शोर मचा रहा था, परेशान कर रहा था और मेरी बातें भी नहीं सुन रहा था। अब चूंकि मैडम इसी को मॉनिटर बना के गई थी, तो इसकी बातें तो इनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही गलत हाथ में सत्ता दे रखी थी। तो देखो, इन्होंने पनिशमेंट भी दे दिया अनिल को। आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। छुट्टी हो गई, सब लोग घर चले जाएंगे और अनिल को 100 बार लिखना है कि आज के बाद मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। तो ये पनिशमेंट। अनिल बोला, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको सजा मिल चुकी है। तो सत्ता गलत हाथ में जाने से बहुत गलत होता है। ठीक है, अब देखो, लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा। संविधान ही बताता है कि कोई गलत नेता चुना गया और बहुत ज़्यादा गलत करने लगा तो फिर उस पर भी क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि कोई विधायक या सांसद बन गया तो तुम्हारे को बर्बाद कर देगा। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। अभी आएगा, कुछ कानून मौलिक अधिकार पब्लिक को दिया गया है जिसके चलते पब्लिक बच सकती है जब कोई नेता परेशान करेंगे। तो अब एक देखो, संविधान में क्या क्या सुरक्षा मिल सकती है। देखो, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ओम प्रकाश जो कि दलित थे, दलित होने के कारण उन्हें अपने क्लास में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, जूठन एक कहानी है, जूठन में हम लोग पढ़े थे। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि तुम जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करो। ठीक है,
सबके साथ बराबर संविधान अधिकार, समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया किसी भी। तो वो तो हो गई जाति की बात है। जब तुम्हारे देश में कुछ लोग मेजॉरिटी में हों और दबंगई दिखाने लगे तो फिर क्या होगा? लोकतंत्र संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह के लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करे। कोई दबंग समूह है, ग्रुप है, तो वो किसी को दबा नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। ये नियम कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के जैसे देखो, इसको एक कहानी से समझते हैं कि कैसे लोग परेशान कर सकते हैं। लड़की है तो लड़कों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। अब क्रिकेट खेला तो पूरा का पूरा ग्राउंड इसके कब्जे में। कहा कि नहीं, इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष कहाँ चले गए? शिक्षक के पास चले गए। तो शिक्षक ने कहा कि एक काम करो, हाथ उठाओ, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं और बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं। ठीक है, तो लड़के जीत जाते हैं, लड़कों की संख्या अधिक होती है, लड़के जीत जाते हैं। हाँ 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 हंस रहा है, हम तो जीत गए, हम ही जीत गए। तो यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में बहुत ज़्यादा है, तो लड़कों को क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल गई। लेकिन फिर भी लड़कियां सोचती हैं कि यदि सदा वही करना पड़ता है, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसले लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। समझ में आया? मतलब उस तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि केवल जिनकी संख्या अधिक है उन्हीं को फ़ायदा पहुँचे और जिनकी संख्या कम है उनको फ़ायदा नहीं पहुँचे। ठीक है, इससे क्या होगा? जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपना मनमानी करने लगेंगे, बहुसंख्यक वाले। अब देखो, बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि हम लोग इस स्टोरी में देखें, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक को किसी ऐसे चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। जो बहुसंख्यक को जो फैसिलिटी मिलेगी वही फैसिलिटी किसको मिलनी चाहिए? अल्पसंख्यक को भी मिलनी हो। क्योंकि इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो भी बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक को तबाह नहीं करे, ये काम किसका है? संविधान का है। अब देखो, एक होता है इंटर कम्युनिटी और एक होता है इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व। तो इंटर कम्युनिटी में क्या होता है? यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर होता है जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय पे, जैसे मान लो कि कोई हिंदू है मुस्लिम पे वर्चस्व स्थापित कर रहा है या मुस्लिम है हिंदू पे वर्चस्व स्थापित कर रहा है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? इंटर कम्युनिटी वर्चस्व या अंतर सामुदायिक वर्चस्व। लेकिन मान लो कि हिंदू कम्युनिटी में ही कोई एक ग्रुप है और दूसरे ग्रुप को परेशान कर रहा है। एक ग्रुप के एक ही कम्युनिटी के अंदर जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को परेशान करता है, दबदबा कायम करता है, दबाव देता है, तो ऐसे वर्चस्व को अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व। समझ में आया? अब संविधान हम खुद को अपने आप से बचा सके यह भी काम संविधान करता है। हम खुद के लिए भी बहुत बड़ा डेंजर है। हम कभी कभी इतने गलत फैसले ले लेते हैं कि हम खुद ही टेंशन में आ जाते हैं, खुद ही संकट में आ जाते हैं। तो इससे भी संविधान हमारा बचाव करता है। समझ में आया?
कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसा विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसान देता है। जैसे शबनम को कल एग्जाम देना है, ठीक है, उसके लिए उसको 2 अध्याय तैयार कर। अब जब ये लड़की सीरियल देखेगी तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी, और एग्ज़ाम की तैयारी होगी तो सीरियल नहीं देख पाएगी। अब जब सीरियल चलेगा तो क्या होगा, इसका मन हमेशा डायलॉग सुन सुन के सीरियल पे चला जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने काम से भटक जाएगा। समझ में आया? तो इसने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें। माँ बाप पूछते हैं कि शबनम तुम परेशान लग रही हो, ठीक है, तो ये कहती है कि हाँ मुझे टीवी का कार्यक्रम भी देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि सारे लोग टीवी आज नहीं देखेंगे तो मैं भी टीवी नहीं देखूंगी और हमारा रिवीजन हो जाएगा और हम परीक्षा में ठीक से लिख। तो यही होता है, कोई भी उस टाइम टीवी नहीं देखता है, सारे लोगों की जान बच जाती है। और क्या होता है, शबनम के एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिसको शबनम ने रात को रिवीजन किया था। अब शबनम को तो कोई नहीं कहता ना कि तुम टीवी देखो, मन तो उसका है, लेकिन अपने गलत फैसले के चलते ही